मेरे लिए सूर्या पैलेस जो है ना, पैसे की मशीन नहीं है, ये प्यार का जरिया है। आई एम पैशनेट अबाउट इट। प्रोफेशन जो मेरा है ना, उसके अंदर मुझे मेरी पैशन भी पूरी होती है, मेरा प्यार भी पूरा होता है, मेरी पूजा भी पूरी होती है। ये मेरा जीवन है। नमस्कार, स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बातें अनलिमिटेड, अनकही बातें जिंदगी की। आज हमारे मेहमान हैं श्री पीयूष शाह, बड़ौदा शहर की एक जानी मानी शख्सियत। होटल सूर्या पैलेस, जो आज ग्रैंड मैक्योर वडोदरा सूर्या पैलेस के नाम से जाना जाता है, उसके संस्थापक हैं। एक सफल बिजनेसमैन और उससे भी पहले एक नायाब इंसान, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, सरल मधुर स्वभाव के मालिक। देश के बड़े राजनेता हों या अभिनेता, पीयूष भाई को सब भली भांति जानते हैं। तो चलिए मेरे बड़े भाई समान और आज के मेहमान का स्वागत करते हैं और उनसे उनकी ज़िंदगी की ढेर सारी बातें करते हैं। नमस्कार पीयूष भाई, आपका स्वागत है। आप हमारे इसरार पर यहाँ तशरीफ़ लाए तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मैं आपसे कुछ ना पूछूं तो शुरू कहाँ से करेंगे? मैं शुरू करूँगा, मेरी और आपकी जो दोस्ती है, और हमारी दोस्ती के कितने 25 साल से ऊपर हो गए जी। तो मैं दोस्ती के उन मीठे लम्हों को याद करके शुरू करूँगा, क्योंकि आपके सामने बैठूं और मेरा फ्लैशबैक में आपसे जो मेरा इतने बरसों का जो प्यार है वो सामने नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, मजबूरन अगर आप कोई सवाल करें, उस सवाल का मुझे जवाब देना पड़े और उसके बारे में मैं सोच में खो जाऊं, वो चीज़ अलग है। पर अगर कोई सवाल नहीं है तो मेरे और आपके प्यार के अलावा इसमें बीच में कुछ आता ही नहीं है। चलिए, ये आपकी शफ़क़त है, आपका प्यार है मेरे लिए। लेकिन चूँकि अभी कार्यक्रम हमारे सुनने वाले और देखने वाले जो हैं, ये पॉडकास्ट का एक फॉर्मेट है, तो वो हमारे मेहमान के बारे में जानना चाहेंगे। दर्शकों, हम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर मैं उनसे बात करूं, सवाल करूं, या इंटरव्यू नहीं कहूँगा, लेकिन आज मेरे पास आए तो उनसे बात करूं, तो जब भी पीयूष भाई आपका ख्याल आता है ना, तो एक ऐसे शख्स की तस्वीर मेरे जहन में उभरती है जिसको मानो अनुशासन में रहने की कसम खा ली। या मैं यूँ कहूँ कि जब भी आप मेरे ख्याल में आते हैं तो ऐसा लगता है कि एक चलता फिरता अनुशासित और अनुशासन को मानने वाला एक व्यक्ति है जो कभी भी चूकता नहीं है। हमेशा जब भी देखें तो आप बिल्कुल डिसिप्लिन में, थैंक यू सो मच, या जितने भी, तो ये आपके व्यवसाय का हिस्सा है या आपकी परवरिश ही ऐसी हुई? इसको मैं दो हिस्से में बांटना चाहूँगा कि जो मेरा व्यवसाय है वो डिसिप्लिन, गेस्ट के लिए एक रिस्पेक्ट, एक कमिटमेंट, और हमारे यहाँ गलती के लिए कोई स्कोप नहीं रहता है। अगर मुझे आपको सिर्फ एक कप चाय भी पिलानी है तो वो भी मुझे अपनी तरफ से तो सही पिलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर चाय का अगर एक कप आपका टेस्ट बिगड़ गया तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी का जो मकसद है वही फेल हो गया। क्योंकि मैंने ये व्यवसाय जो सिलेक्ट किया ना, वो बहुत सोच समझ के लेना पड़ा। मेरे लिए मेरे यहाँ जो आने वाला ग्राहक है वो खाली मैं बोलने के लिए, या हमारे यहाँ कोई कह गए हैं कि अतिथि देवो भव, उस टाइप का स्टीरियोटाइप या बोला रटा रटाया वर्ड नहीं है। पर मैं जेन्युइनली, एक मेरा अंदर से बैकग्राउंड भी है, मेरा अंदर से एक अपना कैरेक्टर भी है। मुझे लोगों से प्यार बहुत होता है और लोगों को पत्थर के अंदर भगवान दिखता है। मुझे सामने, मेरे सामने जो भी मेरा मेहमान है, मेरे यार दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, ये मुझे जीते जागते लोगों के अंदर मुझे मेरा भगवान दिखता है। और मेरे भगवान का नाम है उनका प्यार, जो उनका प्यार मेरे प्रति होता है। और वो जो मैं पूरे दिन, ये प्यार जो मुझे मिलता रहता है, वो मुझे बहुत बहुत अंदर की खुशी या आनंद या परमानंद मुझे देता है। और मैंने ये आप जान के ये बिजनेस को सिलेक्ट किया। जी। थोड़ी मजबूरी भी थी, क्योंकि
3 पीढ़ी से पापा की तरफ से और 3 पीढ़ी से मेरी माँ की तरफ से हम लोग ये फूड और सर्विस के व्यवसाय में ही रहे। हालांकि मेरे दोनों बच्चे भी अभी चौथी पीढ़ी भी इसी व्यवसाय में हैं। और ये व्यवसाय में डिसिप्लिन एक कंपल्शन है। जैसे कि हमारे बेटे का एक्सपोर्ट का काम है, वो यूके में, यूएसए में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट करता है। अब वहाँ तो क्या है कि सॉल्ट का परसेंटेज फिक्स है, आपने जो खाना बनाया उसके अंदर ऑयल परसेंटेज फिक्स है। अगर आपके अंदर सिस्टम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो आप क्वालिफाई नहीं हो सकते। पर जब मैंने बोला कि इसको मैं 2 हिस्से में बांटूंगा, तो एक हिस्सा जो है वो एक मैनेजरल एस्पेक्ट है। अब जैसे मैं चाहूँ तो भी शॉर्ट्स पहन के होटल के अंदर टी शर्ट पहन के नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ जो गेस्ट है उसका एक रिस्पेक्ट है, उनकी अमान्य है, उनको जो भी एक इज्जत देनी है, उसके लिए कुछ तो डिसिप्लिन चाहिए। और दूसरा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर एज अ टीम लीडर, मुझे मेरी जो पूरी टीम है 250 लोगों की, उनके सामने भी एक रोल मॉडल के तरह से मुझे पेश आना पड़ता है। अब इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू है जो डिसिप्लिन का है, और दूसरा पहलू है जो हम गेस्ट के लिए एक इमोशनली, एक पैशन से, सच्चे दिल की गहराई से हम जब उनकी सेवा करते हैं, तो वहाँ डिसिप्लिन से ज़्यादा एक हमारा अंदरूनी, जिसको बोलते हैं ना कि रूहानी, हमारा एक एलिमेंट है, जो फैसेट है, उसको हमको जीना पड़ता है। हम उसके हिसाब से चलते हैं। जहाँ तक मेरी पर्सनल लाइफ का सवाल है, मेरे जो स्कूल के दोस्त हैं, मेरे जो कॉलेज के टाइम के दोस्त हैं, या जो भी अभी दोस्त हैं, वो जानते हैं कि मैं कितना शरारती हूँ। मुझे सच पूछिए ना तो जिसको गुजराती में टिखड़ कहिए ना, एक टीजिंग, या जो वो मेरी पर्सनल लाइफ का, मेरी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। मुझे मैं कभी भी सीधा नहीं बोल सकता। मुझे थोड़ा उसके अंदर, जैसे घर जाता हूँ और पानी पीना है तो मैं मस्ती में ये बोलता हूँ कि मटके में पानी हो तो दे देना। अब ये क्या है कि एक मेरा स्वभाव है। तो आप जिसको डिसिप्लिन बोलते हैं, आप जिसको बोलते हैं, वो एक फसाड है, और अंदर जो पीयूष है उसमें अभी भी एक बच्चा बैठा हुआ है। दोस्त के घर हम लोग बैठे थे, कॉफी पीने गए थे डिनर के बाद में, तो उसकी वाइफ ने बड़ा अजीब सा पानी का गिलास दिया। वो पानी के गिलास का बेस नॉर्मली तो फ्लैट होता है, चपट होता है जी। उसके अंदर वो गोलाकार था। मतलब उसको लट्टू की तरह घुमाए ना तो आराम से 5 मिनट तक वो ग्लास घूमता ही रहता था टेबल पर। अब उसको लेके मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं आधा घंटे तक उससे खेलता रहा। अब आज मेरे 74 पूरे होने जा रहे हैं, 75वां लग गया है। 74 तो हो गए, 75वां चल रहा है। पर मेरे अंदर 75 साल की उम्र में भी डिसिप्लिन तो है, प्रोफेशनल है, 55 साल से इस काम में हूँ, तो वो भी एक अपने हिसाब में कास्ट किया हुआ प्रोडक्ट है। पर अंदर का जो बच्चा है ना, वो अभी भी वही जिंदा है, और वो अभी भी बहुत टिकड़बाज है, मस्तीखोर है, जिंदा दिल है, और बहुत खुशी से, प्यार से जीता है। तो चलिए सर, मेरे जो सवाल थे उनके कई सारे जवाब तो आपने शुरुआत में दे दिए, लेकिन फिर भी हमारे सुनने वाले और देखने वाले ये तो जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई, आपका जन्म कहाँ हुआ, घर में कौन कौन थे, कैसा था बचपन उस वक्त, तो वो एक थोड़ा सा बताएं ताकि लोग पीयूष शाह का वो पार्ट भी जानें जो ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई। नफीस भाई, पीयूष जो आप बायोलॉजिकल पीयूष, जो शारीरिक भौतिक पीयूष जो देख रहे हैं ना, इसका जन्म 1952 जनवरी में हुआ था जी, और एक मध्यम परिवार में हुआ। जॉइंट फैमिली थी, पिताजी 6 भाई थे, बुआ थी, दादा दादी थे। मैं भाग्यवान हूँ कि मैंने अपने परदादा को भी देखा, और 14 साल की उम्र तक उनकी सेवा करने का मुझे बहुत आनंद मिला है।
तो आप समझते हैं कि अपने देश में, हिंदुस्तान के अंदर जन्म मिलना ही बहुत बड़ी भाग्य की बात है। जी। यहाँ 6 ऋतु हैं, सभी प्रकार के कॉस्मोपॉलिटन सिटी है बड़ौदा। महाराजा गायकवाड़ के टाइम से ही ये तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी रही। तो जो बेसिक संस्कार मुझे मिले ना, तो उसके अंदर केयरिंग और शेयरिंग जॉइंट फैमिली से मिला, और जो एक सोशल जो ओपननेस बोलते हैं ना, कि जिसमें समावेशी, सबको साथ में लेके चलने का, वो हमारे इस शहर का अपना खुद का एक संस्कार है जो मुझे स्कूल से मिला। तो मैं जो आज हूं उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस है, वो सबसे पहले तो मेरे माँ बाप का, मेरे दादा दादी का, मेरे परदादा का। क्योंकि मुझे परदादा को भी मुझे मालूम है कि जब मैं छोटा था तो सुबह में दर्शन करने जाते थे, उंगली पकड़ के मुझे ले जाते थे, बाद में मैं उनकी लाठी बन के जाता था। तो पहले गाय को घास चारा डालते थे, फिर जो भी वहाँ पर डिप्राइव्ड लोग होते थे उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं से खाने का बंदोबस्त करते थे। तो जो करुणा और दया का भाव है वो दादा के अंदर से मिला, परदादा के अंदर से। दादा को मैंने देखा था कि सर्दी के दिनों में कई बार रात को ठठुरते आते थे। जो गर्म कपड़े पहन कर गए उन्होंने, तो कहीं देखा कि बाहर कोई व्यक्ति तकलीफ में है तो अपना गर्म कपड़ा उतार के उसको पहना दिया। मतलब जो प्रेम, करुणा, दया, जो भी आप, मेरे को शब्द तो मत बांधिए क्योंकि मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, पर एक इंसानियत जो थी ना, वो मेरे खून में, डीएनए में ऊपर से उतर के आई है। और माँ बाप का तो मैं क्या भी बोलूँ, वो तो बहुत, दोनों के दोनों एकदम सरल सहज लोग थे और बड़े संतोषी जीव थे। वो हमेशा उन्होंने बोला कि बेटा संतोष की रेखा दौड़ के रखना, मर्यादा रखना। और आज जैसे मैंने सूर्या पैलेस बेशक थोड़ा बड़ा बना लिया है, पर ऐसे मैं चाहता तो 100-200 सूर्या पैलेस बनाना मेरे लिए डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। पर क्योंकि माँ बाप के संस्कार थे तो उसकी वजह से एक मैंने लक्ष्मण रेखा दौड़ दी थी कि इससे ऊपर मेरे को भौतिक संपदा के लिए मरना नहीं, मुझे जीना है। फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा था। फिर पिताजी ने मुझे पौंडीचेरी आश्रम की एक स्कूल थी, उसके अंदर उन्होंने मुझे दाखला कराया। अभी भी आपको ताजुब होगा, पर ये जो मेरे गले में पेंडेंट दिख रहा है, मेरी 92 इयर्स की एज की टीचर थी उषा बेन श्रॉफ। उन्होंने अपने 92nd बर्थडे के दिन मुझे अपने गले से उतार के ये पेंडेंट पहनाया था। वो 92 की थी, अभी 2 साल पहले की बात है जी। तो जो स्कूल के अंदर, जो स्कूल का वातावरण, स्कूल के संस्कार, स्कूल के जो शिक्षक गण था, जो भी मेंटोर्स थे, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी अपने आप में अद्भुत था। आपको 1-2 छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारी स्कूल में पहली बात तो लड़के लड़कियों के बीच का कोई जेंडर भेद नहीं होता था। अच्छा। अगर हमारे यहाँ परेड होती थी तो लड़का लड़की सब एक लाइन में खड़े होना होता। किरण पटेल करके एक लड़की थी साउथ अफ्रीका की, वो लड़की काफ़ी लंबी थी तो पहले 4-5 लोगों में आती थी लाइन में। एक अहमदाबाद का प्रदीप शाह करके बनिया था, वो बहुत नाटा छोटा था, हाइट मुश्किल से 5 फुट 1 इंच 2 इंच होगी, वो पिछले लाइन में 2-3 नंबर पर आता था। पर हमारी स्कूल में चाहे वो परेड होता था या बैंड होता था, लड़के लड़कियों का ग्रुपिंग अलग नहीं था। तो जो मदर के संस्कार थे, पहली बात उन्होंने जेंडर भेद हटा दिया था। सेकंड नंबर के ऊपर हायरार्की नहीं थी हमारी स्कूल में। मतलब हर एक टीचर के लिए ये कंपलसरी था कि जो हमारी एक्टिविटीज थी उसमें वो सिर्फ हमको गाइड नहीं करते थे,
हमको शिक्षा दीक्षा नहीं देते थे, वो पार्टिसिपेट करते थे, मैंडेटरी था। जैसे मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे डॉक्टर फिलिप, केरला के थे, पीएचडी किया था उन्होंने एकेडमिक्स में। उनकी हाइट बड़ी मुश्किल से 5 फुट 2 इंच या 5 फुट 3 इंच रही होगी। वो मेरे जैसा चश्मा भी पहनते थे, पर जब वो फुटबॉल ग्राउंड में हमारे साथ उतरते थे तो वो चश्मा उतार देते थे, वही वाइट शॉर्ट और वाइट टी शर्ट और उसके फुटबॉल के हम कॉक्स बोलते थे, लकड़ी के टेची वाले जूते, वो पहन के हमारे साथ जब फुटबॉल खेलते थे। कोई बोल नहीं सकता है कि ये आदमी स्कूल का टीचर, प्रिंसिपल छोड़ो टीचर भी है, वो तो लगता है कि ही इज वन ऑफ द ऑर्डिनरी स्टूडेंट। अब ये चीजों से क्या हो गया कि हमारा अंदर का जो एक कैरेक्टर बिल्ड हुआ ना, उसके अंदर भेद कहीं नहीं दिखा। तो इसको निर्भेद बोलिए कि जहां मुझे कोई बड़ा छोटा, काला गोरा, आदमी औरत, हिंदू मुसलमान, मुझे कुछ भी भेद आता ही नहीं है। यहाँ तक कि मुझे मेरे भाई बहन में और आप लोगों में या मेरे बच्चों में या मेरे दोस्तों के बच्चों में, नफीस भाई ये बहुत मुश्किल है बिलीव करना, पर मुझे भेद करना आता ही नहीं है। क्योंकि मेरे बेसिक जो संस्कार पढ़े ना, गुजराती में कहते पायाना संस्कार जी, गढ़थू थी ना, उसमें भेद आया ही नहीं। मुझे भेद आता भी नहीं है। मेरे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपके लिए एक हो गया। अरे मैंने बोला मैंने तुमको पराया नहीं किया, उसको अपना लिया, तो उसमें क्या गलत है? वेरी ट्रू। अरे भाई आपको दूर करूं तो बराबर है, नॉट एट योर कॉस्ट। पर अगर मुझे उनसे प्यार है और उनको मैं लाता हूँ, अच्छा दूसरा भेद में क्या करूं? मेरे को तो अभी भी, आज भी आपके सामने बैठा हूं, मुझे नहीं आता है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये समाज को समझना मुश्किल है, पर मेरे स्वभाव में बेसिकली एक प्यार है। मुझे सबसे 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 प्यार होता है। अगर आज तक मैंने पता नहीं कितने दोस्त कमाए हैं, पर पक्का बोलता हूँ मैंने एक भी दुश्मन नहीं कमाया। मेरा कोई भी दुश्मन नहीं दुनिया में, कोई भी नहीं है। तो ये सारा जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये संस्कार है जी। दूसरे नंबर पे हमारे घर में भगवान की सेवा होने की वजह से एज ए वैष्णव, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव बहुत तीव्र रहा। मतलब ये शर्ट भी अगर मैं नहीं लाया हूँ तो नफीस भाई सबसे पहले शर्ट जो है ना, मैं भगवान के सन्मुख करूँगा और उसके बाद मैं प्रसादी के रूप में मैं इसको ग्रहण करता हूँ। हम इसको पुष्टि बोलते हैं। अच्छा। हम पुष्टि मार्गी हैं जी। तो सवाल ये है कि जहाँ अपनापन समर्पण से ही मिलता है, तो ये व्यवसाय जो मेरा है ना होटल का, उसमें समर्पण करने का मुझे, मेरी बेसिक मौका नीड है, मुझे मिलता है और इसीलिए मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। मेरे लिए सूर्या पैलेस जो है ना, पैसे की मशीन नहीं है, ये प्यार का जरिया है। आई एम पैशनेट अबाउट इट। प्रोफेशन जो मेरा है ना, उसके अंदर मुझे मेरी पैशन भी पूरी होती है, मेरा प्यार भी पूरा होता है, मेरी पूजा भी पूरी होती है, क्योंकि मेरा भगवान मेरा ग्राहक है। और ये बोलने के लिए नहीं है, ये मेरा जीवन है। तो चलिए सर, अभी आपकी एक जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा मुझे जानने मिला, लेकिन मैं फिर आपको बचपन की तरफ ले जाता हूँ। मुझे बचपन, लोगों का बचपन जानने में बहुत मज़ा आता है और बचपन की जो बातें होती हैं वो आज के इस इंसान को फ्रेश कर देती हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं अगर ये पूछूं कि क्या बचपन में भी आप इतनी शांत और सुशील थे, या शरारतों के लिए भी थोड़ी सी जगह थी? और वो कौन सी शरारत थी जिसकी वजह से आपने डांट खाई हो? डांट तो क्या खाई हो, मैंने थप्पड़ ही खाई है। मेरा एक दोस्त है जय किशोर चतुर्वेदी, अभी भी है, मुझसे 4-5 साल बड़ा है। तो मैं कॉलेज में एफआर था, वो कॉलेज का जीएस था। अब एक उसकी कोई भी सहपाठी होगी, फ्रेंड होगी, पता नहीं क्या था, शीतल नाम था उसका, मतलब तो हम उसको दुलारी बोलते थे। वो हमारे फैकल्टी के जो भी ड्रामा होता था उसकी वो हीरोइन थी। तो जय किशोर ने बोला कि पीयूष इसको ले जाओ और वो कन्हूभाई ड्रेस वाला के यहाँ से ड्रेस दिलवा देना।
वो कन्नू भाई ड्रेस वाला की दुकान 3 बजे खुलती थी। हम्म, हम लोग बराबर 3 बजे पहुंच गए। उस दिनों मेरे पास में बुलेट मोटरसाइकिल हुआ करता था। हम्म, अब वो कन्नू भाई पता नहीं खाने के बाद में लेट गया होगा तो थोड़ा लेट आया, दुकान लेट खोली। और जब मैं 1969, 70, 71 की बातें करता हूँ ना, तो तब लोग थोड़े रिलैक्स्ड होते थे कि भाई दुकान ठीक है 15 मिनट लेट खुली तो क्या बिगड़ जाता है। खैर, मैं मोटरसाइकिल पार्क किया, उसकी सीट पे मैं बैठा और वो स्टीयरिंग के ऊपर दुलारी अपना हाथ रख के हम लोग उसका वेट कर रहे थे। इतनी देर में हमारे स्टाफ का कोई सज्जन वहां से निकला होगा, उसने देखा कि ये मंगल बाजार की छोटी सी सकड़ी गली में पीयूष भाई एक लड़की को लेकर खड़े हैं। तो शाम को घर पर रिपोर्टिंग हो गई। तो जैसे ही मैं घर में पहुंचा, अभी तो मैं एंटर नहीं हुआ, समझ में ही नहीं आया, मुझे फटाक से एक थप्पड़ पड़ी। मैंने बोला क्या हुआ, पर क्यों? तो लड़कियों को लेकर मंगल बाजार में खड़ा है, हमको बताता नहीं है, घर नहीं है, क्यों ऐसे चुप के काम? अरे मैंने बोला कौन सा मंगल बाजार? मैं तो वो जय किशोर चतुर्वेदी के बोलने पर हमारे ड्रामा की हीरोइन को ड्रेस दिलवाने ले गया था, और वो तो मैं तो एज ए सोल्जर काम कर रहा था। तो शरारत नहीं थी, पर थप्पड़ तो पड़ी थी। तो जरूरी नहीं है कि थप्पड़ शरारत पे ही पड़ती है। पर बचपन में तूफानी तो खैर हम लोग बहुत थे। मेरे शरीर के ऊपर चाहे उल्टा पैर है, सीधा पैर है, उल्टा हाथ है, सीधा हाथ है, चेहरे पर भी आप देखेंगे तो दर्जनों मेरे ऊपर घाव लगे हुए हैं। तो मस्ती तूफान ये तो सब हमारे 5 पोड़ के जो भी बच्चे हैं ना, अहमदाबादी पोड़ और लिमड़ा पोड़, इनसे आप जिसको आप सीधापन बोलते हैं ना, ऐसा नहीं। वी आर ऑल स्ट्रीट स्मार्ट और बहुत मस्तीखोर रहे। अब जैसे होली के टाइम पर हम लोगों को खर्चे भी होते थे, तो पैसा अगर दुकानदारों से जमा करते थे, अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो मुझे अभी भी याद है कि रमेश भाई जोशी की एक दुकान, बहुत फेमस दुकान थी कोठी पोड़ के सामने, हाउस होल्ड। अच्छा। उनके बच्चे भी शायद अभी हैं यहाँ पर, रमेश भाई तो नहीं रहे होंगे। उनके पास लेने का पैसा, उन्होंने पैसा नहीं दिया और हमको बेइज्जत करके निकाल दिया। तो रात को उनका बड़ौदा में उस जमाने में एक्रेलिक के बैकलिट जो साइन बोर्ड थे, उसमें हाउस होल्ड का शायद नंबर पहला, दूसरा, तीसरा होगा, नया नया आया था। हरीश आर्ट्स आई थिंक। हरीश तो पेंटर था। अच्छा। ये एक्रेलिक का बनाया हुआ, मुझे लगता है कि वो तानाजी पेंटर के आसपास का कोई होगा। रात को हमने उसका बुक्का निकाल दिया। उसके ताले के अंदर हम लोगों ने खूब सारा डामर गला गला के डाल दिया। मतलब इन शॉर्ट की शरारत में कौन कौन साथ रहता था? फिर एक बार एक जुबेली का जो दूसरा वाला गेट है ना, तारकेश्वर के बाजू में, वहाँ एक फरसान की दुकान थी। अब हम लोग सब दोस्त जमा होते थे तो किलो 2 किलो भजिया भजिया तो खाने को चाहिए ना। पैसा तो पॉकेट मनी तो नहीं होता था जी। तो उनके पास में जब जाते थे तो बेचारा किलो 2 किलो दाल वड़ा, भजिया, पकोड़ा, भाकरवड़ी कुछ भी बांध देते था। एक बार पता नहीं क्या उसका मूड खराब था या क्या था, तो उन्होंने मना कर दिया, निकलने से नहीं देना भजिया। तो हमने उसको ब्लैकमेल किया कि भाई तू दे दे, नहीं तो तेरा देख ऊपर खबर कर देंगे। तो ये क्या होता है कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए तो ये खुला वातावरण अलग ही था। और आज भी मैं तो समझता हूँ कि जो पोड़ में रहने का जो 4 महीना वो अलग है। सोसाइटी के अंदर तो क्या है कि बाजू की बिल्डिंग में 2 दिन से कोई मरा पड़ा है ना, तो लोगों को बास आएगी तब पता लगता है। पोड़ों में तो सब चीज एक दूसरे के साथ में शेयर करते थे। हमारा वाड़की व्यवहार बहुत सुंदर होता था, ओटला परिषद बहुत अच्छी होती थी। अब वो आजकल यहाँ इस जमाने में थोड़ा उसके लिए वहीं जाना पड़ता है। तो अब आपने पोल का जिक्र किया, तो मैं एक्चुअली जो पहले पूछा था कि पर्टिकुलर जन्म कहाँ हुआ आपका? मेरा जन्म बड़ौदा में हुआ, पर बेस्ट पार्ट क्या है कि डॉक्टर ठाकुर भाई पटेल का हॉस्पिटल था। हमारी जो दुकान थी कड़िया मस्जिद के पर, उसके सामने ठाकुर भाई का हॉस्पिटल था जी। तो ठाकुर भाई पटेल के हॉस्पिटल में जिस ऑपरेशन थिएटर में मैं पैदा हुआ था, आगे चल के वो मेरी प्राइमरी स्कूल का
हमारा क्लासरूम भी बना था, तो वो अच्छा। ठाकुर भाई के यहाँ हम लोग, मेरा जन्म हुआ था। और बाद में थोड़े दिन मतलब 4th स्टैंडर्ड तक मैं न्यूरा हाई स्कूल में पढ़ा, और बाद में मुझे ये नारगोल जो अरविंद आश्रम की जो स्कूल थी उसके अंदर मुझे दाखला करा दिया था। और वो तो समुंदर के किनारे बहुत सुंदर वातावरण था, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकता कि इतना मेरे जीवन का सबसे जो सुनहरा समय था वो स्कूल का, जो दरिया किनारे पर नारगोल में जो स्कूल थी वहाँ पर था। आज भी कभी कभी मैं ध्यान में बैठता हूँ, ट्रांस में जाता हूँ आंख बंद करके, तो मेरी उड़ान सीधी नारगोल में जाके अटकती है। और वहाँ के जो सरू के जंगल होते थे, समुंदर का किनारा, कि जहाँ सूर्यास्त होता था तो पूरा वातावरण एक गोल्डन ग्लो का, ऑरेंज कलर का हो जाता था। वो सुहाने पल तो अभी भी वैसे के वैसे ही दिमाग में फ्रेश हैं। और बाद में फिर मैंने वापस आके यहाँ 1 साल सरदार वल्लभ भाई विद्यालय में किया, और फिर MS यूनिवर्सिटी से मैंने BCom किया और LLB किया। 71-72 में कॉमर्स फैकल्टी का मैं FR भी रहा, मेरे साथ में कोको था और दूसरे भी दोस्त हैं अभी भी। तो आई वॉज अ स्टूडेंट यूनियन लीडर। अब नफीस भाई, मैंने कभी किसी को एक गाली नहीं दी, एक थप्पड़ नहीं मारा, किसी को घोड़ा गधा साला तक नहीं बोला। फिर भी पॉलिटिक्स ऐसा होता है कि आप छोड़ नहीं सकते। तो मेरे ऊपर 19 पुलिस केस हुए, अटेम्प्ट टू मर्डर 307, 19, 307, 19 केसेस। भगवान की दया से 3.5-4 साल लगे, पर सब में से एकदम बरी हुआ। पर बड़ौदा के जो सबसे अच्छे अच्छे लॉयर्स थे ना, वो सब मेरे पापा के दोस्त थे। हर्षद राय थे, अंजारिया साहब थे, महेंद्र भाई व्यास थे। इन सब लोगों ने मेरे केस, उस जमाने में पैसे की वैल्यू नहीं थी, यारी दोस्ती रिलेशन बहुत बड़े होते थे, तो उन्होंने सब ने मेरे केस लड़े और मैं एकदम निर्दोष था और निर्दोष प्रूव होके वापस आया। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कैरेक्टर का एक छोटा सा हिस्सा लाल कोर्ट में भी डेवलप हुआ है। अच्छा। हाँ, उसके अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कानून क्या होता है, कानून को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और वहीं से मैंने फिर लॉ करने का विचार किया। बचपन के बाद जवानी जिंदगी का वो दौर है जहां इंसान दुनिया के रिश्तों को बहुत करीब से महसूस करता है। जोश, जुनून, कुछ कर गुजरने की चाह, और कुछ टूटता है तो कुछ जुड़ता है। इसी दौर में दिल नाम की एक चीज़ और होती है जो अपनी मौजूदगी दिखाती है। क्या वो दिल ने कभी आपको परेशान किया और आपने कभी उस पर कविता नफीस या भाई, कोई गजल मैंने लिखी उस जमाने में? कविता, पोइट्री, प्रोज लिखने का सोचा तो काफ़ी था, कुछ प्रयत्न भी किया था, पर मुझे इतना मालूम है मैंने अपना तकल्लुफ बहुत अच्छा दिया था। मेरा तकल्लुफ मतलब निक नेम जो बोलते हैं ना, गुजराती के लिए मैंने अपना नाम रखा था परपोटो। परपोटो, अच्छा। हाँ। हिंदी में उसको बुलबुला बोलते बुलबुला, हैं, हाँ। और इंग्लिश में बबल बोलते हैं। और ये मेरी बेसिक सोच का एक्सप्रेशन है, प्रतिबिंब है। क्योंकि मैं खुद को, अपने आप को हमेशा से, क्योंकि मेरे संस्कार भी रहे स्कूल के अंदर, पौंडीचेरी आश्रम की स्कूल के संस्कार, तो हमेशा से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी कोई वैसे देखो तो हस्ती है ही नहीं। जिसको बोलते हैं ना कि एक अपना, आपने वर्ड बोला कि आपको किसी चीज ने, दिल ने परेशान किया, पर पता नहीं मेरे अंदर पहले से एक बहुत प्यार भरा दिल था, और वो सबके लिए एक बराबर था। जवानी के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं स्टूडेंट यूनियन लीडर था, तब तक तो मेरे पास में काफ़ी कुछ, मेरी अपनी मोटरसाइकिल तो थी, पर मुझे मेरे दादाजी ने, क्योंकि मेरा 18 साल की उम्र पे मैंने गौरव होटल शुरू किया, और पहले साल में इतना मैंने कमाया कि मुझे दादाजी ने एक फिएट गाड़ी गिफ्ट भी दी। अच्छा। मेरे फर्स्ट 18th बर्थडे पर गिफ्ट में मिली। गाड़ी था, घर था, सब कुछ था, पैसा था, छूट थी पैसे की। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस चीज़ को लेकर भी अट्रैक्ट होते हैं, पर मैं हमेशा से फैमिली ओरिएंटेड इंसान रहा। मुझे मेरे माँ बाप से, मेरी फैमिली से, मेरे भाई बहन से एक बहुत अंदरूनी जुड़ाव था।
तो मैं सबको यही बोलता था कि देखो दोस्त, अपन दोस्ती के लिए अच्छे हैं, बाकी अगर जिंदगी के अंदर लाइफ पार्टनर बनना है तो उसके लिए तो मेरी माँ डिसाइड करेगी, मैं नहीं डिसाइड कर सकता। अभी आपको ताज्जुब लगेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान के अंदर किसी के लिए स्पेशल खिंचाव नहीं होता है, पर वो एक खिंचाव जो है ना, एक मर्यादा होती है, एक डिसिप्लिन जो आपने बोला ना, वो होता है। प्यार और डिसिप्लिन दोनों का एक बैलेंस है। किसी भी सुहागन के लिए आप देखिए तो सुहागन के माथे पे बिंदी लग गई या किसी औरत ने शादी कर ली, फिर उसकी लक्ष्मण रेखा वो बांध देती है। मेरे नसीब से मेरी लक्ष्मण रेखा जब मैं कुंवारा था तभी मैंने बांध दी थी कि मेरे माँ बाप और उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा मेरे को। तो यारी दोस्ती, अपनी गहरी दोस्ती आज भी है। जिनसे मैं 1970 से प्यार करता था उनसे आज तक मेरा रिश्ता आज भी है, पर वो एक ऐसा है कि जिसे उसमें कोई उस टाइप के, जिसको लोग बोलते हैं ना चाहत, कि जिसके साथ में बैठ के आपको कोई शारीरिक छेड़छाड़ करने का मन करे, उस टाइप की चाहत कभी नहीं थी। हाँ, पर प्यार अपनी जगह पर सच्चे दिल से आज भी है। 55 साल के बाद भी वो प्यार अपनी जगह पर बरकरार है, और एक से नहीं है, अनेक से है। मतलब प्यार ऐसा होता है कि रिश्तों में ना बंधे। प्यार कैसे, ना बहन ना भाई आप ना मुझे माँ बताओ ना, ना, छोड़ो, लेकिन प्यार तो है। लेकिन आपसे एक मुझे मर्यादा- प्यार है तो मैं कौन सा आपका रिश्तेदार हो गया? आपका मेरा क्या रिश्ता है? गायत्री से भी प्यार है, गायत्री के पापा से भी प्यार था, योगेश भाई से भी प्यार है। हमारे यहाँ, मैंने आपको पहले बोला कि हमारे यहाँ बचपन से जेंडर का भेद नहीं आया, हायरार्की नहीं आई, ये बड़ा है छोटा है, आदमी है औरत है। और प्यार एक, पता नहीं, मेरा बेसिक नेचर है, मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है, कुदरती है। और ये मैं ऊपर वाले की देन, माँ बाप के संस्कार, स्कूल के संस्कार समझता हूँ। मेरे सदगुरु थे केवलानंद जी महाराज, वो बताते थे, घट जल सागर नीर नहीं दोई, ईश्वर जीव भेद नहीं कोई। हमको तो शिव और जीव के बीच में भेद करना नहीं सिखाया, तो इंसान और इंसान में भेद कहाँ से करूंगा? वेरी ट्रू। मेरा तेरा नहीं आया, मेरे को कभी था नहीं और आता नहीं, और आज भी नहीं है। तो जो कॉलेज के दिनों में प्यार नहीं था ऐसा नहीं है, पर उनसे प्यार आज भी कायम है, और उतना ही है। आज 18 साल के लड़के के दिल में जो एक वार्मथ होती है, जो एक चाहत होती है, जो एक उमंग होता है, जोश होता है, अभी भी बरकरार है। पर जरूरी नहीं है कि वो लड़कियों के लिए ही था, लड़कों के लिए था, कोई भाव से था या कोई शारीरिक अट्रैक्शन, उस टाइप का कभी भगवान की दया से नहीं आया। हमेशा से एक अपनापन जो चाहिए ना, मुझे कॉलेज के टाइम से मुझे बहुत मिला, अभी भी मिल रहा है। आज योगेश भाई के साथ भी मेरी दोस्ती 45 साल हो गए, अटूट है। अच्छे बुरे सब वक्त हमने देखे, चढ़ाव उतराव सब देखा, पर हमारी दोस्ती के अंदर कभी भी 19-20 नहीं हुआ। योगेश भाई के साथ में कोई ऐसा मजेदार घटना जो आपको याद रह गई हो? कितनी, बाप रे, असंख्य असंख्य। एक आध ये जो सुरसागर के बीच में जो भगवान शंकर की मूर्ति का जो भी बनी है जी, तो मैं और योगेश भाई हमेशा सावली जाते थे, सावली वाले स्वामी जी के पास। वो भी मेरे गुरुओं में से एक गुरु थे जी। तो एक दिन उन्होंने अपनी गुफा में से जाके 2 नारियल निकाले, एक नारियल योगेश भाई के हाथ में दिया, एक नारियल मेरे हाथ में दिया, और हम दोनों से संकल्प कराया कि सुरसागर के बीच में पानी निकालोगे तो अंदर शिव जी का शिवालय निकलेगा, प्लिंथ अधूरा है मंदिर, या तो मंदिर पूरा करोगे या उसके ऊपर मूर्ति बैठाओगे। और दूसरा बोलते, जैसे जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकलती है, ऐसी शिव परिवार की रथ यात्रा बड़ौदा में शिवरात्रि के दिन निकलनी चाहिए। अच्छा। अब उसका उन्होंने डायमेंशंस भी दिए थे कि भाई नंदी 16 फुट बाय 8 फुट का होगा, हाइट 21 फुट की होगी, सब स्पेसिफिकेशन दिए थे। जैसे धीरे 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 योगेश भाई की सामर्थ्य बनती गई, उनका पॉलिटिकल पावर, क्योंकि नफीस भाई कोई भी अच्छा बुरा काम करना हो ना तो पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना आप नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। जरूरी नहीं है कि आपके दिन सभी एक सर मान रहे। ये भी हो गया, एक बार हमने एसएसजी हॉस्पिटल के अंदर जीर्णोद्धार का काम शुरू किया
और वहाँ भी सावली वाले स्वामी जी की एक प्रेरणा थी। मुझे क्या बोलते थे मालूम है? मुझे बोलते तू पढ़ा लिखा पैसे वाला भंगी है। अब उनकी भाषा में बराबर है, पर बेसिक आइडिया क्या था कि तुम करते क्या हो पूरा दिन? होटल का रूम साफ है कि नहीं, बाथरूम साफ है कि नहीं, क्रॉकरी कटलरी साफ है कि नहीं, बर्तन साफ है कि नहीं। तो वो मुझे सब देखते थे। मैं एसएसजी हॉस्पिटल में योगेश भाई के साथ एक बार गया, तो मैं, हरेन भाई और योगेश भाई, तब हमने वहाँ का जो गंदगी का साम्राज्य देखा ना। डॉक्टर कमल पाठक उस वक्त सुपरिटेंडेंट थे। तब हम लोगों ने वहाँ एक संकल्प लिया था कि हम उसको क्लीन करेंगे। और नफीस भाई 5.5 साल हमको लगे। हमने करीब 28 वार्ड, एक एक वार्ड 15,000 स्क्वायर फीट का है। 450 से ऊपर तो संडास बाथरूम तोड़ के हमने नए बनाए। वो एक काम योगेश भाई के संपर्क से हुआ। फिर पता नहीं स्कूल में मदर ने हम लोग सभी बच्चों को बोला था कि जीवन में एक संकल्प आप करो। तो मैंने उस वक्त संकल्प लिया था कि मैं जीवन में 1 लाख पेड़ लगाऊंगा। अच्छा। हाँ, और भगवान की दया से 1 लाख से ऊपर ही हो गए। पर योगेश भाई जब पहली बार विधायक बने थे तो उनको हर साल 5 लाख रुपए का बजट आता था। तो मैंने योगेश भाई को समझाया था। मैंने बोला योगेश भाई इसका पैसा आप डामर में डालोगे तो फिर 12 महीने में ख़त्म हो जाएगा, गटर में डालोगे तो चौक हो जाएगा, पर आप इसका पेड़ लगाओ। और पेड़ लगाएंगे तो पशु पक्षी को, वो कोई गरीब लारी वाला वहाँ जा रहा होगा उसको, पानी की मटकी लेके बैठने वाली औरत को, धूप में जाने वाले राहदारी को, सबको राहत मिलेगी। तो करीब करीब 40,000 जितने पेड़ तो उस जमाने में हम लोगों ने पूरे बड़ौदा सिटी के आसपास के विस्तार में लगाए। आप देखेंगे तो ये अलकापुरी रोड के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा वाली लाइन है, उसके जितने भी वड़ के झाड़ लगे हुए हैं वो उस वक्त के लगे थे। फिर आप लालबाग ब्रिज उतरेंगे ना, तो लालबाग ब्रिज से और वो जो विश्वामित्री ब्रिज के बीच में जो रेलवे ट्रैक के पैरेलल जितने भी वड़ के झाड़ लगे वो सब उस वक्त लगे हुए थे। राजमहल रोड के ऊपर बहुत सारे पेड़ हम लगाए थे, सिटी में बहुत सारे पेड़ लगाए थे। तो फिर मैंने अपने फार्म पर भी करीब 60,000 पेड़ लगाए हैं। अच्छा। हाँ, मेरे पास 42 बीघा का एक बहुत सुंदर फार्म है और एकदम जंगल है, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है जी। पर वो जंगल बिल्कुल दिन में भी पैर रखने में डर लगे ऐसा जंगल हो गया। पर योगेश भाई का जो सपोर्ट था उसकी वजह से मैं कुछ काम यहाँ पेड़ भी लगा सका। एसएसजी हॉस्पिटल की सफाई मैंने और हरेन भाई पटेल करके हमारे दोस्त थे उन्होंने की। ऐसी यादों में ले जाऊं क्योंकि ये जो हमारे देखने वाले और सुनने वाले हैं वो देख रहे हैं वो कार्यक्रम जिसका नाम है बातें अनलिमिटेड, अनकही बातें जिंदगी की। अगला सवाल, स्कूल और कॉलेज के बाद का समय अक्सर जिम्मेदारियां और संघर्ष से भरा होता है सर, कैसा था वो संघर्ष जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया? संघर्ष तो होते ही हैं। देखिए इसमें जब तक जीना तब तक सीना, इसको किसने पूरा कीना। ये जब तक जिएंगे तब तक संघर्ष तो चलते रहेंगे, पर संघर्ष को हम किस रूप में देखते हैं उसके ऊपर भी बहुत बहुत फर्क पड़ता है। अब सबसे पहली बात मैंने आपको जैसे बताया कि जॉइंट फैमिली थी, तो कहीं ना कहीं जब वटवृक्ष बड़ा हो जाता है उसकी शाखाएं, उसके रूट्स आ जाते हैं, पर्टिकुलरली जो बनियन ट्री है, वड का झाड़ है, तो नया वटवृक्ष बनता है। तो जॉइंट फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो उसके अंदर जो होता है वो किसी को उसमें नफ़ा नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, किसी को तकलीफ़ होती है। पर हमारे हिस्से में, मेरे और मेरे पिताजी के हिस्से में शुरू में काफ़ी तकलीफ़ आई, पर मेहनत करके हम उसमें से भी बाहर निकले। ये 1976 की बात है। फिर वापस 90 में हसमुख चाचा और हमारे एक चाचा के साथ में पार्टनरशिप थी, उसमें से बाहर निकली। वो भी पेनफुल था। तो सूर्या होटल मेरे हाथ से बना हुआ था, अब वो मुझे मेरे पिताजी के आदेश के हिसाब से वो भी छोड़ना पड़ा। फिर सूर्या पैलेस जो बहुत हैवी लॉस में था उसको लेके फिर वापस हमने मेहनत करी। तो क्या है कि जब आपकी नीयत साफ रहती है, जब मेरी नीयत साफ थी, मेहनत करने को तैयार था, प्यार से काम किया, पैशन से काम किया, और मेरे जो भी सहकर्मी थे
उन सबको मैंने, क्योंकि स्वभाव में प्यार था तो वो सब मेरे साथ में बंधे हुए रहे जी। आज नफीस भाई, मेरा भाग्य है कि आज मेरे पास में 25 साल से ऊपर मेरे साथ में जुड़े हुए 30 लोगों से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हैं। अब एक होटल में 25 साल के अनुभवी 30 लोग हों, उस होटल को कोई क्या कर सकता है? वो तो ऑटो मोड पे जाता है। मेरे पर तो कोई स्ट्रेस आता नहीं है। पर एक स्वभाव भी है, शिक्षा दीक्षा भी होती है, माँ बाप के संस्कार भी होते हैं, कुछ पिछले जन्म के पुण्य होंगे या भाग्य होंगे, पता नहीं। मुझे सबसे बड़ी बात, मुझे पत्नी बहुत अच्छी मिली, वो भी संतोषी है और बहुत सपोर्टिव रही। मेरे बुरे वक्त के अंदर सबसे अहम जिसका जो सपोर्ट बोलता हूँ ना, वो मेरी वाइफ का था। बड़ी बात है। मतलब कि रीढ़ की हड्डी की तरह वो मेरे पीछे खड़ी रही, बड़ी मजबूती से खड़ी रही और आज भी खड़ी है। ये हमारी शादी का 50वां साल चल रहा है। 50 साल तक उसने मुझे और ये मेरा जो सोचना था कि मेरे वाइफ कौन होगी, ये तो मेरी माँ डिसाइड करेगी, और ये मेरी सोच जो है ना वो सही निकली, क्योंकि माँ की नज़र से सही गलत क्या है वो छूट नहीं सकता। माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ बेस्ट से बेस्ट करती है, अपनी फैमिली के लिए बेस्ट से बेस्ट। तो उसने मुझे वाइफ भी ऐसे चूज़ करके दी कि जो मेरे को फुल सपोर्ट किया। और ऐसा नहीं कि मेरे को बुरा वक्त नहीं आया, उसके अंदर उसने फुल सपोर्ट किया। बहुत अच्छा वक्त है तब भी उसको ऐसा नहीं है कि मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, हीरे दिला दो, गाड़ी दिला दो, बंगला, कुछ भी नहीं। जो है मैं उनको जाके देता हूँ, उनको जो योग्य लगता है वो खर्चा करते हैं, बाकी वो बचत करते हैं। तो संघर्ष तो है। और संघर्ष तो देखिए, एक बात है कि अगर ट्रेन चलती है तो पटरी के ऊपर पहिए चलेंगे, तो पटरी और पहिए के बीच में भी तो संघर्ष होगा कि नहीं होगा। फ्रिक्शन तो लाइफ का दूसरा नाम है, पर उसको हम कैसे लेते हैं ना, वो सारे संस्कार और जो भी हमारे ऊपर माँ बाप के, स्कूल के टीचर्स के, और जो सदगुरु केवलानंद जी महाराज, या मांजलपुर में एक जैन मुनि भगवान थे चंद्रोदय विजय महाराज साहब, सावली वाले स्वामी जी थे, प्रमुख स्वामी का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अनुराग रहा। बहुत उन्होंने प्यार दिया मुझे। जब प्रमुख स्वामी ने देह छोड़ा तब मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने बोला, दुनिया जिसको बापा बोलती है, मैं तो उनको माँ के स्वरूप में देखता हूँ, क्योंकि उनकी गोद में जब कभी भी मैंने सिर रखा मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं मेरी माँ की गोद में बैठा हूँ। उनका हाथ जो पड़ता था या धब्बे जो मारते थे, अंदर से बड़ा सुकून मिलता था। तो मेरा भाग्य रहा है। बड़ौदा की भर्ती भाग्यवान है, कितने बड़े बड़े संत, इतने अच्छे अच्छे संत बड़ौदा के आसपास में मिले हैं। संघर्ष तो दूसरा, मैं तो समझता हूँ कोई इंसान ऐसा नहीं होगा कि जिसने संघर्ष नहीं किया हो। सवाल ये है कि अपना एटीट्यूड क्या है। मेरा एटीट्यूड हमेशा से क्या रहा नफीस भाई, कि प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी जो है ना, वो हमेशा जीवन में, सबके जीवन में बराबर बराबर की रहती है। जैसे दुनिया में आदमी और औरत का रेशियो, मेल फीमेल का रेशियो करीब करीब हाफ हाफ रहता है, धरती ओट हाफ हाफ रहती है, दिन रात हाफ हाफ रहते हैं, वैसे प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी आधे आधे रहते हैं। पर अगर हमको अपॉर्चुनिटी को साइड पे रख के प्रॉब्लम को कैसे अपॉर्चुनिटी बनाए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वापस ये रिपीट नहीं हो, तो उसको मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी के साथ अगर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया तो अपॉर्चुनिटी मतलब पूरी लाइफ एक पॉजिटिव हो जाती है। ये छोटा सा जो जीवन है ना, वो पल पल जीने लायक बन जाता है। संघर्ष में अगर मैं उसको नेगेटिव लेता हूँ ना, तो यही जीवन कभी तो जीने लायक दिखता है और कभी मतलब मौत जैसा दिखता है, नरक जैसा लगता है। तो ये एटीट्यूड है, और ये एटीट्यूड बच्चों के संस्कार से शुरू होते हैं, चाहे वो माँ बाप के हों, स्कूल के हों, अपने पीयर प्रेशर जो भी है। मेरे यार दोस्त इतने, योगेश भाई जैसे दोस्त हों, आप गलत करना चाहो तो आपको नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। कुछ ये काम करो, कुछ वो काम करो, ये अच्छा करो, वो अच्छा करो। लड़ाइयाँ भी उनके साथ हमने बहुत लड़ी थी। लोक हित रक्षक समिति बनाई थी, जिसमें स्कूल की फीस वगैरह का चला था। उससे भी पहले नवनिर्माण का आंदोलन जब हुआ था,
तो LMP बिल्डिंग के अंदर आज वो, माफ़ करें ललित भाई के बच्चे मुझे, पर LMP बिल्डिंग कांच का बिल्डिंग था आर्ट्स फैकल्टी के सामने। सबसे पहले पत्थर हमने फुटपाथ से उखाड़ के वहाँ पर मारे थे, क्योंकि चिमन भाई उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। तो वातावरण नहीं था, विद्यार्थियों के विपरीत था। तो नवनिर्माण का आंदोलन हुआ, लोकहित रक्षक का हुआ। तो विद्यार्थी काल में भी आंदोलन तो थोड़े बहुत, यानी इस प्रकार का भी संघर्ष रहा आपका? वो भी संघर्ष से है, और वहीं से फ्रिक्शन से आदमी पैदा होता है। मैं तो बोलता हूँ कि आग में तपने के बाद ही सोना कंचन बनता है। एक मेरा बहुत ब्यूटीफुल मेरी सोच है कि जैसे पहाड़ों के ऊपर से पत्थर में से निकल के झरना निकलता है, तो चट्टानों को काटते हुए झरना नीचे आता है। अब वो चट्टानों को जब काटता है तो कहीं ना कहीं चट्टान कट के लुढ़कती 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 नीचे आती है। फिर वो पानी के बहाव के साथ सैकड़ों मील तक वो पत्थर चलता जाता है। पर उसका क्या होता है कि उसके आसपास की जो भी कच्ची मेटल है वो टूटती चली जाती है, और बीच का जो उसका गर्भ का हिस्सा रहता है एकदम कड़क और सॉलिड रहता है, उसको पाषाण बोलते हैं। अच्छा। इसको पत्थर बोलते हैं, उसको पाषाण बोलते हैं। ये जो पाषाण है ना, वो असली फ्रूट है। तो लाइफ के संघर्ष के बाद में जो विजडम आती है, जो बोल्डनेस आती है, जो फियरलेसनेस आती है, वो असली फ्रूट है। और मैं बोलता हूँ कि भाग्य है कि मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, पर कभी मैंने इस चीज़ को लेकर अपने आप को दबा हुआ फील नहीं किया कि संघर्ष में क्या होगा। चलिए, इतनी सारी बातें हुई पीयूष सर आपसे, तो वो अभी तक जितनी बातें थी हमें इसको गंभीरता लिए हुई थी। कोई ऐसा वो खुशी का पल जब आप बहुत खुश हुए हो किसी बात पर? अरे वाह, हर पल। आपको एक खुशी का मैं बताता हूँ कि जिस दिन भगवान शंकर की मूर्ति पूरी हुई थी ना सूरसागर में, और उस दिन जो लाइट वाइट लगाने के बाद में पहला नज़ारा लोगों के सामने तो बाद में आया, मेरी आंखों से चौधार आंसू निकले थे। फिर जब उसके ऊपर योगेश भाई ने संकल्प किया और करीब 17-18 किलो सोना चढ़ा, वो जो सुवर्ण की जो धातु थी और उसका जो एक दिन हमने उसका रिफ्लेक्शन देखा, मैं इसलिए नहीं कि सक्सेसफुल हुआ है, इसलिए कि मैं भगवान शंकर को है न देवी देवताओं के स्वरूप से नहीं मानता हूँ। मैं अंदर से ये देखता हूँ कि भगवान मेरे लिए जो है ना एक स्थिरता का स्वरूप है जी। कि मेरा जो चंचल मन है उसको बांधने के लिए कोई स्वरूप है, तो ये स्वरूप है। ये उस दिन मैं आंखों से पानी लेकर बहुत ज्यादा खुश हुआ था। खुशी की तो हजारों पल हैं, हजारों नहीं करोड़ों पल होंगे। लोग बोलते हैं 84 लाख बार, मैं बोलता हूँ 84 लाख बार मैं खुश हुआ हूँ। आप चंचल मन का हमेशा जिक्र करते हैं पूरी बात में, तो कैसे उसको आप परिभाषित करेंगे? चंचल मन क्या होता है बेसिकली? देखिए, कोई भी इंसान, कोई भी मैं हूँ या कोई भी इंसान है, हम लोग क्या होता है कि अंदर से छोटा मोटा कोई भी एक इच्छा रहती है कि चलो मैं ये काम करूं, मैं वो काम करूं। अभी भी योगेश भाई बोलते हैं कि पीयूष भाई ये काम शुरू करो। अब मेरे को तो एक होटल बनानी है, दूसरा होटल नहीं बनाने का संकल्प लिया हुआ है। तो आता है तो उस वक्त मन को सोचना पड़ता है। कभी बच्चों की तरफ से अगर मान लो परेशानी हुई तो स्ट्रेस बिल्ट होता है कि बच्चे ये कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। पर अब बच्चे बड़े हो गए, उनको उनका देखना है, तो उस वक्त मुझे मेरे मन को वापस लाना पड़ता है जी। अभी जैसे मुझे कोई भी इच्छा के विरुद्ध का काम होता है तो मन को तो समझाना पड़ता है ना कि भाई कोएग्जिस्टेंस भी है। सामने वाला आदमी, उसकी स्वतंत्र विचारधारा है, मेरी विचारधारा अलग है। वो मेरी विचारधारा से सहमत नहीं होता है तो मैं तो उसके साथ में पंगा तो नहीं ले सकता। तो मैं उसको अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब कोई भी इंसान है ना, सोचने के लिए तो हर पल नई 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 सोच आती है। और ये सोच जो है ना, उसके अंदर मेरे जीवन के जो अच्छे बुरे तजुर्बे हैं उसका उसके ऊपर तड़का लगता है। पर उस वक्त मेरे अंदर का जो विवेक है
कि जो सही और गलत के बीच का जो कश्मकश जो है। वो मतलब आइडेंटिफाई करता है कि करने जी। लायक है, करने लायक नहीं है। ओके। तो ये जो चंचल मन है वो मेरी अनुभव की कसौटी पर उतरता है, और फिर मेरी बुद्धि जो है वो उसके विवेक को लेकर करती है कि नहीं, ये करने लायक, ये करने लायक नहीं है। तो वहां पर उसको हम लोग मैनेज करते हैं। एक ये भी तो मुझे अपना माइंड को तो मैनेज करना पड़ता है। अब जरूरी नहीं है कि दिल के अंदर हर एक चीज जो निकलती है वो सभी चीज अपने को खुशी देने वाली होती है। कभी कभी वो दुखदाई चीज भी आती है, पर वो दुखदाई चीज को हावी होने देना है, या मुझे मेरी जिंदगी के एक एक पल को जीना है, तो वो जो नेगेटिविटी आ रही है उसको पटा फुसला के पीछे रख के और पॉजिटिव थॉट्स को आगे ले जाके और अपने को जीना पड़ता है। बहुत सही बात है। अब एक ऐसा पल है जो मैं भी अक्सर सोचता हूँ और वो आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे आपकी बातों से आज से नहीं, जब से आपसे मिला हूँ तब से प्रभावित हूँ। बहुत सी बातें कह पाता हूँ, बहुत सी बातें नहीं कह पाता। मौका नहीं मिलता। सो आज मौका मिला है मुझे कि मैं आपसे वो सब बातें करूं और पूछ लूं। समाज में एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हम बहुत इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी उसको नज़रअंदाज करते हैं। अगर मैं यूं कहूं कि पीयूष भाई, अब एक ऐसी बात जो अक्सर बचपन से जवानी तक नज़रअंदाज होती रहती है, जैसे माँ के सम्मान में तो बहुत लिखा गया है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो खामोशी से हौसला देता रहता है, वो है पिता का रिश्ता। ये रिश्ता कम बोलने और ज़्यादा सहने का होता है। बाप अक्सर प्यार जताता नहीं है, वो जिम्मेदारी बनकर खड़ा रहता है। बेटा कई बार बाप को समझ नहीं पाता और बाप बेटे को समझा नहीं पाता। इसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आप जो कहना चाहते हैं, और मेरे भाग्य से क्या है कि मैंने मेरे परदादा को देखा था और मेरे दादा को देखा। अब वो दोनों के बीच का जो भी रिश्ता था वो आज भी मेरे सामने बिल्कुल साफ है, क्लियर है। जी। फिर मेरे पापा का और मेरे दादा का रिश्ता मैंने देखा, वो भी साफ सुथरा है। मेरा और मेरे पापा का रिश्ता वो भी मेरे सामने है। आज मेरे बेटे का और मेरा रिश्ता वो भी मेरे सामने है। तो चार चार पीढ़ी के रिश्ते। फिर तो मेरे नाना मामा की फैमिली में भी 4 पीढ़ी है, उनके रिश्ते भी मैं देख रहा हूँ। इसमें जनरेशन गैप तो कोई पूरा नहीं कर सकता। एक ही चीज पूरी कर सकता है, वो ये है कि अगर फैमिली के अंदर संस्कार सही है, मेरा और आपका रिश्ता चाहे कितना भी विपरीत हो, अलग हो, मतलब मेरा आपकी सोच अपनी अलग हो, पर अगर संस्कार सही है तो वो एक मर्यादा के अंदर दोनों बंधे हैं। मैंने ये देखा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग सब एक मर्यादा में, संस्कार में बंधे हैं। मैं जो चाहता था वो फ्रीडम मुझे मेरे पापा ने नहीं दी। आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब 61 का चाइना वॉर हुआ था तो मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे सैनिक स्कूल में दाखिला करना, जामनगर सैनिक स्कूल में। तो मैंने फॉर्म भर दिया, मैंने एग्जाम भी पास कर लिया। पापा जी ने मना कर दिया कि सैनिक स्कूल में कोई बनिए का बेटा सैनिक स्कूल में जा सकता है क्या? नहीं जाने दिया। थोड़ा बड़ा हुआ, मैं जिस स्कूल में पढ़ा मुझे स्कूल से बहुत ज़्यादा लगाव था, स्कूल का वातावरण बहुत लाइव था, तो मुझे अपने स्कूल में टीचर बनना था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बीएड के एग्ज़ाम देकर और मैं टीचर बन जाता हूँ। तो मना कर दिया। अरे कोई बात नहीं, चलो। तो उस जमाने में क्या था कि जो माँ बाप बोलते थे ना, वो पत्थर की लकीर होता था। हमारे अंदर की भावना जो थी ना, वो हमको अपने तक सीमित रखनी पड़ती थी। मैं तो, मेरी बात तो खास, उस जमाने में भी विद्रोह करने वाले तो थे, पर एटलीस्ट मेरे संस्कार या मेरा स्वभाव या मेरी सिस्टम विद्रोह करने के लिए मुझे मंजूरी खुद नहीं मिलती थी, अपनी मंजूरी नहीं मिलती थी।
बड़ा हुआ, मैंने लॉ किया और मैंने लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स आए। मेरा दोस्त था, वो बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना। तो मैंने सोचा कि चलो यार लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मजा आएगा। वो भी नहीं हुआ। फिर धीरे 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 जब मैं पापा के साथ में काम में लगा, तब मुझे आध्यात्मिक उन्नति हो रही थी मेरी पैरेलल, और तब मुझे लगा कि ये काम जो है ना, इसमें भी अलग टाइप का सुकून है, कि जिसमें सेवा का भाव मिल रहा है, और मुझे इसमें दोनों है। इसमें पीस भी है और प्रॉस्पेरिटी भी है, इसमें पैशन भी है और पैसा भी है। तो पर जरूरी नहीं कि बाप हमेशा आपकी बात से इत्तेफाक रखे, पर इत्तेफाक नहीं है करके हम लोग विद्रोह कर दें, वो एटलीस्ट मेरे में या तो सामर्थ्य नहीं थी विद्रोह करने की, या मेरे में वो संस्कार नहीं थे कि मैं विद्रोह कर सकता था। मैंने विद्रोह नहीं किया। अब वही चीज मेरे बेटे के अंदर है, उसके अंदर भी मुझसे 10 गुना ज्यादा काम करने का उत्साह था। तो उसको मैंने बोला, बेटा तू स्वतंत्र कर, तेरे को जितना चाहिए सपोर्ट मैं करता हूँ। तो तन मन धन से मैंने उसको सपोर्ट किया, और आज मैं बहुत फक्र से बोल सकता हूँ कि वो मुझसे 10 गुना ज्यादा अच्छा बड़ा काम कर रहा है जी। और खुद स्वतंत्रता से कर रहा है। पर ये क्या होता है कि जो आगे की पीढ़ी से जो चला आ रहा है, उसके अंदर थोड़ा 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 जनरेशन गैप को लेकर, एक तो एजुकेशन का भी बहुत फर्क है, और आपको सदगुरु मिलते हैं तो वो भी आपको बहुत फर्क करते हैं। किस टाइप के स्कूल में आप पढ़े हैं, वहाँ स्कूल का वातावरण, स्कूल की शिक्षा दीक्षा क्या है, वो भी बहुत फर्क पड़ता है जी। तो हमारे बेटे को, सात्विक को जो भी आगे बढ़ने के लिए चाहिए था, उस टाइप का सपोर्ट उसको डे 1 से मिल गया मेरी तरफ से, तो वो फर्क पड़ता है। तो मैं एक सवाल पूछूं, जब बार बार आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, संस्कार, तो फिर उसका उत्तर भी देने की कोशिश की कि शायद मैं नहीं कर पाया संस्कार में, जब संस्कार के तहत कि मैं ये करना चाहता था, पापा ने मना कर दिया। तो उसी से रिलेटेड एक सवाल जहन में उभरता है कि बचपन में आपके लिए आपके जो पिता थे, वो डर थे, सहारा थे, या मिसाल? आपका जो सवाल है ना, उसी में इसका पूरा 100% जवाब लगा है। वो तीनों थे। सहारा तो थे ही थे, नहीं तो दाल रोटी कौन देता था उस जमाने में? स्कूल की फीस, हॉस्टल की फीस कौन भरता था? भय तो होता था, क्योंकि कोई गलत काम करना है तो कर नहीं सकते थे। मिसाल भी थे, क्योंकि उन्होंने निहायत ईमानदारी से जिंदगी जी थी। कभी भी जॉइंट फैमिली में होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि 5 रुपया चुपचाप उन्होंने गले में से लाके मेरी माँ के हाथ में रखे हो, कभी नहीं। तो उससे क्या हो गया कि हमको ये मालूम था कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए घर में, आपको रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, तो आपको मेहनत और ईमानदारी से मिल सकता है। वो मिसाल भी तीनों थे भाई, मिसाल थे ना। ही वॉज माई आइडियल। डर तो लगता था गलत काम में, थप्पड़ पड़ी ना वो जय किशोर की फ्रेंड को लेकर मैं खड़ा था, तो उनको डर तो, गलत काम का डर तो होना भी चाहिए। ये सवाल इसलिए उभरा कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि वाली साहब अगर घर में आ जाएं तो कोई बात नहीं करता था, सब चुप हो जाते थे। इस टाइप का भी एक तहजीब और संस्कार का हवाला देकर ये बातें होती थी कि ना उनसे कुछ पूछा जाए, ना उनसे कुछ कहा जाए, जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर, चाहे वो गलत हो या सही हो। मतलब उस ज़माने में हमने भी देखा है कि वाली साहब आ गए तो शांत हो गए। आप लकी हैं उस मामले में। आपकी बात है ना, बराबर है, उसमें दोनों ही है कि एक तो मेरे पिताजी से ज़्यादा दादा हमारे बहुत थोड़े ज़्यादा डिसिप्लिन वाले थे। आज एक शब्द है कि पापा मेरे बहुत फ्रेंडली हैं, इसको आप उस वक्त कैसे करेंगे? बैलेंस थे उन्होंने। मैं कॉलेज में गया ना, उस वक्त उन्होंने बोला था मुझे कि देख बेटा, कॉलेज में जाओगे, 17-18 साल की उम्र थी, लड़के लड़कियां दोस्त बनेंगे, दोस्ती करने में कोई तकलीफ नहीं है, पर अगर दोस्ती को सीरियस बनाना हो और जीवन के अंदर सिक्योर्ड लाइफ चाहिए, तो माँ बाप के साथ में कंसल्टेशन कर लेना। अच्छा। दोस्ती के अंदर कोई तकलीफ नहीं है। और मेरे इतने सारे फ्रेंड्स थे, लड़के भी थी, लड़कियां भी थी। संडे को, सैटरडे संडे को हम लोग
हम उसको जैम सेशंस बोलते थे उस जमाने में। तो एक हमारे फ्रेंड का बंगला खाली था, उसमें म्यूजिक पार्टी लगा के सैटरडे संडे को हम रात को देर रात तक डांस पार्टी करते रहते थे, आबा बाबा का म्यूजिक व्यूजिक लगा के। कभी भी फादर ने मुझे ये नहीं बोला कि तू कितने बजे आया, क्यों आया, किसके साथ था, कभी उन्होंने डाउट नहीं किया। इनफैक्ट एक बार किसी ने मेरे फादर को फरियाद भी करी कि आपके पीयूष के यार दोस्तों में कुछ ऐसे हैं कि जो सिगरेट पीते हैं और एक आध दो तो ऐसे हैं कि कभी कभी ड्रिंक भी ले लेते हैं। तो आई एम सो प्राउड कि उन्होंने उसको क्या, उनको जो भी उनके फ्रेंड या हितेच्छु थे उनको बोला कि आप चिंता मत करो, पीयूष एक आध दो की छुड़वा ही देगा। हाँ, वेरी गुड। पीयूष एक आध दो की छुड़वा देगा। और मुझे फक्र है, आप जानते थे इंदर साहनी टाइम्स ऑफ इंडिया के यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट थे। हाँ, राइट। जानते हैं, इंदर साहनी की सिगरेट मैंने छुड़वाई थी। अच्छा। हाँ, और अश्विन भाई शाह जो कांग्रेस के प्रमुख थे, उनकी सिगरेट मैंने छुड़वाई थी। अच्छा। योगेश भाई की पड़ी की 2-3 बार छुड़वाई, फिर भी कभी कभी चालू हो जाती है। पर वो थोड़ा निर्दोष है, सिगरेट विगरेट होती तो कब से छुड़वा देता। मेरा स्टाइल था कि अगर आपसे मुझे सिगरेट छुड़वानी है तो आपको, अगर मेरे दोस्त हैं तो बोलूंगा कि पहली बार सिगरेट पीते देखा तो 24 घंटे जूते नहीं पहनूंगा। दूसरी बार अगर आपको सिगरेट पीते देखा तो 7 दिन तक जूते नहीं पहनूंगा। और तीसरी बार सिगरेट पीते देखा तो सिर मुड़वा के लोगों को बोलूंगा मेरी दोस्ती मर गई। तो ये मेरा थोड़ा सत्याग्रह टाइप का अभिगम रहा। आपने किस किस को कहा ऐसा कि मैं 3 दिन तक? इंदर साहनी को, अश्विन शाह को। मान गए वो लोग? छूटका ही नहीं उनका। उस वक्त तो मुझे याद है पहली बार जब ये सूर्या पैलेस की जो बिल्डिंग थी, वो उस वक्त हमारे शिरीष भाई पुरोहित हमारे एमएलए थे सयाजीगंज के। राइट। तो उनको लेकर म्युनिसिपल कमिश्नर के पास बिल्डिंग परमिशन के लिए जाना था। तो सानी मुझे ले जाने वाले थे। अब उनका ऑफिस, अगर आपको ध्यान हो तो सूर्या उसके बाजू में टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस था, सूर्या होटल के बाजू में। राइट। जब मैं गया तो उसके हाथ में सिगरेट थी, फुटपाथ पर मेरा वेट कर रहे थे। मुझे देखते ही सिगरेट नीचे डाल के उसको पैर से मसल दिया उन्होंने। और सिगरेट तो सिगरेट थी, पड़ी थी। मैंने बोला सानी तुमने सिगरेट पिया, अभी आज मैं जूता नहीं पहनता। तो ड्राइवर को बोला कि जूता मैंने गाड़ी में रखवा दिया। तो बताया मैं तेरी बिल्डिंग परमिशन के लिए नहीं आऊँगा, कमिश्नर के पास तेरे को अकेला जाना है, जा। मैं बोला मुझे नहीं चाहिए बिल्डिंग परमिशन, मैं अकेला भी नहीं जाऊँगा, जाऊँगा तुम्हारे साथ, पर अगली बार कभी जाएंगे। नहीं गया मैं, कोई बात नहीं। फिर उसके कुछ दिनों के बाद, महीने 1.5 महीने के बाद बड़ौदा में राइट्स थे। नॉर्मली टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस 8 बजे बंद हो जाता है। उस दिन करीब 9:30 बजे और सानी का ऑफिस खुला था। तो मैं अंदर गया तो एस्ट्रे के ऊपर सिगरेट जल रही थी और मैं गया, मैंने बोला कि सानी सिगरेट जलाई ना तुमने? गंदी गंदी गालियां देने लग गया। बोलते हरामजादे तेरी वजह से तो सिगरेट मैंने पफ नहीं मारा एक। मैंने बोला खाली, मैंने बोला पैसिव स्मोकिंग तो कर रहे हो ना। फिर गालियां दे के मुझे निकाला। पर एनीवे, पर उस दिन के बाद सानी ने सिगरेट, अभी भी ही इज देयर इन दिल्ली, आप कभी फोन करके पूछिए कि सिगरेट आपके किसने छुड़वाई। अनफॉर्चुनेटली अश्विन भाई नहीं है, पर अश्विन भाई की भी सिगरेट मैंने इसी कंडीशन पे छुड़वाई थी। तो पापा को भरोसा था मेरे ऊपर कि पीयूष 2-4 की सिगरेट छुड़वाएगा, पर वो खुद तो नहीं पिएगा। पापा सर एक ऐसा नाम होता है कि उसी से हमारे आगे का चलता है। उसी पर अगर मैं यूँ कहूँ कि बाप और बच्चे का जो रिश्ता होता है, सारी बातें तो अच्छी नहीं होती, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ होती है कि कभी ऐसा हुआ है कि आप उनसे कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए? थप्पड़ वप्पड़ तो खाई है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से स्मूदी हम टिडोरी रहे, ऐसा नहीं था। उनका थोड़ा टेम्परामेंटल इशू तो था ही। और फॉर्चुनेटली मेरे पापा तो ओपन माइंडेड थे, तो ही वॉज वेरी वेरी रिसेप्टिव। मेरे साथ नहीं, मेरे भाई बहन सबके साथ में ही वॉज वेरी फ्रेंडली। तो नहीं बोलूँगा, पर ही वॉज ओपन माइंडेड। फ्रेंडली थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा उनके लिए, पर ही वॉज वेरी ओपन माइंडेड। आज के ज़माने में बच्चे कहते हैं कि पापा बड़े फ्रेंडली हैं, पर हमारे ज़माने में, उस ज़माने में नहीं होता पापा फ्रेंडली नहीं थे, पर समझाते ज़रूर थे। फ्रेंडली का मतलब ऐसा है कि कुछ भी कह दो, कुछ भी सुन लो। तो देखिए नफीस भाई, मुझे याद नहीं है कि कभी मेरी माँ ने मुझे गोद में लेके और गाल पे कभी पप्पी करी हो। मुझे कभी याद नहीं है कि मेरे पापा ने मुझे गोद में लेके और
सहलाया हो, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते थे तो ये सारे लाड़ चाव जो थे ना वो कभी नहीं मिलते थे। वेरी ट्रू। न्यूक्लियर फैमिली की बात अलग है, पर जॉइंट फैमिली में रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, पर उनके पास फुर्सत भी नहीं थी, व्यस्त थे। एक मिडिल क्लास फैमिली से पूरी इतनी बड़ी फैमिली को संजोना कोई सामान्य बात नहीं थी। इतने बच्चों को पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना। जी। तो पापा फ्रेंडली भी नहीं थे, पर ओपन माइंडेड जरूर थे, 100% बोलता हूँ। लेकिन आज जो पीयूष शाह हैं, जो अपने बच्चों के साथ जितना लाड प्यार करते हैं, वो वाली बात भी नहीं थी उस जमाने नहीं, में। मैं अभी मेरे बेटे के साथ तो मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ। मेरे पास तो कोई लाइसेंस वाइसेंस नहीं है, मैं कोई वाइन दारू शारू का मेरे पास में परमिट नहीं है, पर वाइन अप्रिशिएट करना मैंने मेरी बेटी से और मेरे बेटे से ही सीखा है। मैं दारू पीता नहीं हूँ, मुझे पीने का शौक नहीं है, पर एट द सेम टाइम क्योंकि मेरे बच्चों के पास लाइसेंस है और वो 8-8 10-10 साल यूरोप में रहकर पढ़े हैं और उन्होंने इसी चीज़ को आत्मसात किया है, तो अप्रिशिएट करता हूँ। वो कोई काम करना चाहता है या कोई रिस्क लेना चाहता है तो वी डू अप्रिशिएट। इसमें हमारे बीच में मैं तो बोल सकता हूँ कि मेरे और मेरे बेटे के साथ में तो मेरा रिलेशन में काफ़ी समझदारी है एक दूसरे के प्रति। वही बात है कि हमारे कभी बाप थे, आज हम बाप हैं, तो ऐसे बाप की खामोशी में पूरी ज़िंदगी का शोर छुपा होता है सर। कई रिश्ते वक्त के साथ में बोलने लगते हैं, लेकिन बाप बेटे का रिश्ता अक्सर खामोशी में जिंदा रहता है। नहीं, हमारा ऐसा नहीं। शायद इसलिए कि दोनों चाहते हैं कि सामने वाला कमज़ोर ना दिखे, शायद इससे मैं इत्तेफाक रखते होंगे। मगर आज भी आपके मन में फिर एक बार पूछूंगा, अपने पिता से कहने के लिए कुछ अधूरा रह गया हो तो देर नहीं हुई है। कभी कभी एक खामोश मुस्कान भी सारी बात कह देती है। इससे उल्टी एक बात करता हूँ आपको कि मुझे बराबर याद है, रक्षाबंधन का दिन था और मेरे पापा का 75th बर्थडे था। उनका बर्थडे रक्षाबंधन के दिन आता है। अच्छा। और वो रक्षाबंधन हमारी जॉइंट फैमिली है, वो हर बार एक एक त्यौहार एक एक घर पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उस वक्त रक्षाबंधन मेरे घर पर, जहाँ श्रीनगर सोसाइटी में भी रहता हूँ, वहाँ पर सेलिब्रेट हुआ। पापा ने अपने 25-30 फ्रेंड्स को बुलाया, हमारी जॉइंट जो इमीडिएट फैमिली उसके अलावा भी दूसरे 25-30 रिश्तेदारों को बुलाया, मुझे नहीं बताया। और जब सब लोग जमा हो गए तो एक छोटी सी विधि कराई उन्होंने ब्राह्मण से। मेरे को समझ में नहीं आया क्या विधि है। वो विधि ये थी, फिर सोफे पे मुझे और मेरी वाइफ को बैठाया और बीच में आके खुद बैठ गए और सबको बोला कि आज से मेरा 75 साल आज पूरे हुए हैं, आज से मैं पीयूष का पुत्र हूँ और वो मेरा पिता है। आज से वो जो बोलेगा उस हिसाब से मैं जीऊँगा। और फिर मेरी माँ को और मेरे भाई बहनों को बोला कि आज तक तुमने मेरी बात को सर आंखों पे रखा, आज के बाद में पीयूष जो बोलेगा वो तुम्हारे लिए पिता तुल्य होगा। अब इसमें छुपाने वाली बात या ऐसा, मेरे को समझने की ट्राई कर रहा हूँ। आपके सवाल को मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पर ऐसा कुछ हम दोनों के बीच में उस टाइप के एक मैच्योर्ड लेवल के ऊपर थे ना, तो नहीं कह सकते। हाँ, कहने का ढंग हो सकता है कि कैजुअल नहीं था, अच्छी तरह से बोलना पड़ता था। अलग से बैठ के अकेले में हम दोनों बात कर लेते थे। आज भी मेरे भाइयों से बात करनी होती है, जनरल मस्ती मजाक सबके बीच में कर, कोई सीरियस बात होती है तो हम बंद कमरे में हम 3 भाई अकेले बैठ के कर लेते हैं, 10 मिनट में पूरा हो जाता है। वैसे पिताजी के साथ में कोई सीरियस बात होती थी तो हम लोग डिस्कस कर सकते थे, पर कभी झिझक नहीं हुई कि हम ये सब्जेक्ट नहीं डिस्कस कर सकते। चलिए, अभी अपनी बातचीत का काफ़ी दूर लंबा चला, तो अब एक और सवाल मन में है कि आज ऐसा मौका है पीयूष भाई आपके लिए कि जो अभी नहीं कहा तो कब कहेंगे? आपके परिवार, अपने बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे? सबको बताना चाहेंगे कि उनके साथ, उनका जो साथ है आपके लिए कितने मायने रखता है? और एक और दूसरी बात है, कितना मायने रखता है, लेकिन हम जब पढ़ लिख कर बड़े होते हैं तो अपने जीवन संघर्ष में चले जाते हैं, तो बच्चे उस वक्त कब बड़े हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता।
जब उनके साथ में हम सोचते हैं कि लाइए हम भी उनके साथ थोड़ा मौका या अवसर मिलता है कि उनके साथ रहने का, तो वो अपने जीवन संघर्ष में संघर्षशील हो जाते हैं और वो अपनी राह पे चले जाते हैं। कभी जब फुर्सत में बैठे हों तो ये ख्याल आता है कि हाँ, 100% आता है इस चीज़ को लेकर। बहुत साफ दिख रहा है कि जो मुझे बच्चों को वक्त देना चाहिए था, वो वक्त मैं क्वालिटी टाइम बच्चों को नहीं दे पाया हूँ। मैं भी नहीं दे पाया, मेरी वाइफ भी नहीं दे पाई। हालांकि अपनी तरफ से परवरिश करने के लिए हमने उनको अच्छे से अच्छी स्कूल में भेजा। बेटी को हमने नैनीताल की सेंट मेरी स्कूल, जो काफ़ी दूर थी, काफ़ी एक्सपेंसिव थी, फिर भी भेजा। दोनों बच्चों को स्विट्ज़रलैंड में ग्रेजुएशन के लिए भेजा। देने के लिए सहूलियत के नाम पर हमने उनको सब कुछ दिया, हमने उनको प्यार भी दिया, पर जो एक क्वालिटी टाइम देना चाहिए था ना, वो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ को लेके अभी भी मेरे मन में थोड़ा मलाल है कि हम लोग क्वालिटी टाइम उनको दे नहीं पाए थे। जो बच्चों का आज जो मेरा बेटा है, वो जो अपने बच्चों को टाइम देता है, नफीस भाई, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। हफ्ते में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन सात्विक खुद खाना बना के अपनी वाइफ को और बच्चों को खिलाता है। वाह, उसको शौक भी है, प्यार से बनाता भी है, पर बच्चों के साथ में वो क्वालिटी टाइम भी देता है, वाइफ को भी क्वालिटी टाइम देता है। मैं बच्चों को क्या, मैं तो बोलता हूँ कि वाइफ को भी जो मुझे क्वालिटी टाइम देना चाहिए था, क्योंकि ये जो उधेड़ बूंद थी, आपाधापी थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ का, क्योंकि हमारे संस्कारों में इस चीज़ का लेकर मैंने उदाहरण नहीं देखा पहले, न मेरे परदादा में देखा, दादा में देखा, पापा में देखा। कहीं भी वाइफ को इम्पोर्टेंस देना या बच्चों को इम्पोर्टेंस देना, ये जॉइंट फैमिली में कभी कंसेप्ट ही नहीं था। अरे हम लोग तो 35-40% पास मार्क से पास हो गए स्कूल में, तो पूरी गली मोहल्ले के अंदर आइसक्रीम जाती थी, केसर के पेड़े जाते थे कि मेरा बेटा पास हो गया। कौन से स्टैंडर्ड में पास हो गया वो किसी को नहीं मालूम, पास हो गया बस। तो ये चीज़ हम लोगों ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे संस्कार में, हमारी नॉलेज में, हमारे जहन में आई नहीं, और वो नहीं आई करके हमारा जो जेन्युइन टाइम था वो शायद हाथ से निकल गया। अब आज समझ में आ रहा है, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ टू लिटिल टू लेट। ट्राई कर रहे हैं, अभी भी चालू है, पर इट इज़ टू लिटिल टू लेट। तो आज कह दीजिए ना उनको कि अब नहीं दे पाए, कैमरा में सीधा देख कर कह दें। उसमें मैं खुल के अभी भी मैं तो बोल रहा हूँ, वैसे भी मुंह पे बोलो, और आपके माध्यम से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं मेरी वाइफ को बोलना चाहूँगा कि मुझे जो जीवन में आपको एक क्वालिटी टाइम देना चाहिए था, जो एक अकेलेपन में जो टाइम देना चाहिए था कि जहाँ हम दोनों ही रहें, तीसरा कोई नहीं आए, वो टाइम मैं दे नहीं पाया। और अभी मेरी कोशिश जारी है, और आगे भी ये कोशिश और भी तीव्रता से जारी रहेगी। बच्चों के लिए भी मैं तो बोलना चाहता हूँ कि मैं एक बाप होने के नाते जो मुझे आपको एक वक्त देना चाहिए था, वो वक्त मैं नहीं दे पाया हूँ, और इसका मुझे मलाल है। और उसके लिए मैं इन लोगों से मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, और आगे एक दिल से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे से जो भी बन पड़ेगा वो टाइम मैं अपने बच्चों को और बच्चों के बच्चों को जरूर दूंगा। कामयाबी जो होती है वो ये एक बलिदान मांग ही लेती है जाने अनजाने में। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हर कामयाब जो इंसान है उसकी ज़िंदगी में ये लम्हा जो आपने अभी बयान किया वो खाली रह ही जाता है। नफीस भाई, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ जी। वो इसलिए कि मेरे सामने सात्विक है, मेरा बेटा है, वो मुझसे 10 गुना ज़्यादा कामयाब है जी। और वो बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को देता है, वो कॉन्शियसली देता है, सिस्टमेटिक। नहीं तो रोज शाम को ऑफिस से आने के बाद कौन बाप ऐसा है कि जो घर में 10-10 नौकर हैं फिर भी वो खाना बना के खुद अपने हाथ से बना के खिलाता है। बहुत बड़ी बात। तो मतलब कि सेक्रीफाइस या उसका सवाल नहीं है।
सवाल क्या है कि उसके बारे में आदमी को एक कॉन्शियसनेस आनी जरूरी है। वेरी ट्रू। सात्विक के केस में वो कॉन्शियसनेस उसके अंदर आ गई है। अपने बुजुर्गों को मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ, मेरी गलती है, पर ये चीज जरूरी नहीं है। अगर अभी से माँ बाप को संस्कार में पड़ जाएं, जो टू बी पेरेंट्स हैं या जो न्यू पेरेंट्स हैं, वो लोग अगर इस चीज की प्रायोरिटी को समझ लेना तो कहीं ना कहीं वो टाइम बचा के बच्चों को दे सकते हैं। और मैं देना चाहूँगा और देना ही चाहिए। और ये कमी मेरे में रह गई है, पर भगवान की दया से, ऊपर वाले की मेहरबानी से सात्विक में ये कमी नहीं रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। बातें अनलिमिटेड नाम है इस कार्यक्रम का। हम हमारे सुनने वालों और देखने वालों से विदा लें उससे पहले पीयूष भाई, कोई ऐसी बात जो आप सोच कर आए थे कि आज इस प्रोग्राम में मैं ज़रूर कहूँगा या पूछूंगा, ऐसा है तो कह दें एक बार। मेरे हिसाब से जो भी हमारे श्रोता मित्र हैं उनको एक ही बात कहूँगा कि जीवन में देने लेने लायक कोई भी चीज़ है तो वो प्यार है। मैं ये मानता हूँ नफीस भाई, और ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं सुना नहीं है, ये मेरे अंतर की आवाज़ है, ये मेरी रूहानी सफ़र की फलश्रुति है। ये जो कुर्सी जिस पर हम बैठे हैं ये लकड़ी की बनी है, टेबल लकड़ी का बना है। मेरा और आपका जो शरीर है वो हार्ड मांस का बना है। राम रहीम अल्लाह गॉड अगर कोई भी ऊपर बैठा है तो वो सिर्फ प्रेम का बना हुआ है। तो जीवन में कुछ भी पाना है तो प्रेम दीजिए और प्रेम पाइए। प्रेम के अलावा दूसरा कुछ भी पाने देने लायक नहीं है। ये मेरी सोच है। बहुत अच्छी सोच। मैं सोच के नहीं आया था, पर आप बोल रहे हैं तब मैं बताता हूँ। ये मैंने मुरारी बापू की कथा में या गुणवंत शाह की आर्टिकल में नहीं पढ़ा है, ये मेरा अंदर का रूहानी मेरी एक फलश्रुति है कि अगर टेबल कुर्सी लकड़ी के हैं, हार्ड मास का शरीर है, तो वो जो बना है ना उसकी मेटल वो प्यार है। और चाहे वो राम रहीम अल्लाह गॉड जो भी हो और ना हो तो भी मैं तो बोलता हूँ प्यार प्यार और प्यार। उसके अलावा जीवन में कोई सार नहीं है। प्यार ही जीवन है। एक अच्छा संदेश है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे साथ चलते तो हर पल हैं, लेकिन उनके एहसास को समझने में कई बार पूरी उम्र लग जाती है। आज की इस बातचीत में यादें भी थी, मुस्कान भी, और वो खामोशी सच भी जो अक्सर दिल के किसी कोने में रह जाता है। पीयूष भाई, आपने आज सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुनाई, बल्कि हम सबको अपने जीवन में या जीवन के आईने में झांकने का मौका दिया। शुक्रिया इतनी सादगी से, इतनी सच्चाई से अपने दिल के पन्ने हमारे साथ साझा करने के लिए। दोस्तों, याद रखिए, रिश्ते वक्त मांगते हैं और भावनाएं बस एक सच्चा सुनने वाला दिल। अगर आज की बातों ने आपको किसी अपने की याद दिलाई हो तो आज ही उन्हें एक फ़ोन कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी लंबी हो या छोटी, यादें हमेशा साथ चलती हैं। इसी एहसास के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई ज़िंदगी के सफ़र के साथ, उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बातें अनलिमिटेड, अनकही बातें ज़िंदगी की। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। प्लेजर।